तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जिसका मजाक उड़ाना लोगों को काफी भारी पड़ गया। यह कहानी है रोहित की जो अपने घर में सबसे छोटा था। उसकी दो बहनें थी जिनका समय पर विवाह हो गया था। रोहित अपने माता पिता के साथ एक घर में रहता था। काफी मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग बिलोंग करते थे। किराए के मकान में ये लोग रहते थे, लेकिन माता पिता रोहित को बहुत लाड प्यार करते थे। जो भी उसकी जरूरतें होती थी वो जैसे तैसे उनको पूरा भी करते थे। बाकी जो रोहित की बहनें थी उनकी शादी जैसे तैसे उसके माँ बाप ने इधर उधर से पैसा उधार लेकर जैसे तैसे करवा दी थी। रोहित पढ़ाई में ग्रेजुएट तो हो चुका था, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी, नौकरी ढूंढने के बाद भी उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, जिस कारण से वो अपने आप को बोझ समझने लग गया। अब वो दिन आता है जब रोहित के माता पिता उसको लेकर काफी चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहीं से पैसा उठवा कर रोहित को एक दुकान करवा देंगे। रोहित के पिता उसकी माँ से कहने लगे कि इसको हम या तो जूते चप्पल का काम करवा देंगे या खिलौनों का या फिर किसी कपड़े का व्यापार करवा देंगे। लेकिन व्यापार करना कहाँ इतना आसान है। व्यापार में भी रिस्क लेना जरूरी होता है। किसी का काम चलता है तो किसी का नहीं भी चलता। अब ये सब बातें रोहित कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। रोहित चिंता में पड़ गया कि बाहर से और पैसा ब्याज में उठाएंगे तो उसे भी उतारना पड़ेगा, और वो काम अगर नहीं चला तो वो पैसा कहाँ से देंगे। रोहित के कुछ खास दोस्त नहीं थे, बस एक दो दोस्त थे जिनसे वो अपने दिल की बात करता था, लेकिन उनकी भी नौकरी अब लग चुकी थी। इसलिए वो रोहित को मजाक का पात्र बनाते थे, उसका मजाक बनाते थे। अपनी बड़ी बहन से दिल की बात नहीं कह सकता था क्योंकि उनकी भी शादी हो गई थी। अब रोहित काफी अकेला पड़ चुका था। अकेला कहीं पर जाकर बैठ जाता था और हमेशा एक ऐसी जगह पर बैठता था जो मतलब काफी ज्यादा बड़ी जगह तो थी, लेकिन वहां पर लोग गाड़ियां भी सीखने आया करते थे, एक्टिवा भी चलाने आया करते थे, कोई साइकिल सीखने आता था। मतलब हर कोई जोड़ियों में आता था, कोई ग्रुप के साथ आता था, कोई अपनी भाई बहन के साथ आता था, कोई अपने पार्टनर के साथ आता था। तो ये देखकर रोहित को और भी ज्यादा अकेलापन महसूस होता था कि यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ आते हैं, लेकिन मैं ही यहाँ पर एक ऐसा हूँ जो यहाँ पर अकेले आकर बैठ जाता है। लेकिन भला मेरे साथ कोई आएगा भी क्यों? मेरा तो वैसे भी कोई दोस्त ही नहीं है अब, और जो मेरी बहनें काफी अच्छी दोस्त थी उनकी भी शादी हो चुकी है। मेरे जो माता पिता है वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। जब रोहित अपने आप से इस तरह से बातें कर रहा था तो मैदान में पड़ी हुई मिट्टी को खोदते हुए बातें करता जा रहा था, और अचानक से उसके हाथ में कुछ चिकना जैसा उसको महसूस होता है। वो थोड़ी सी और मिट्टी को उठाता है तो चिकना जैसा पत्थर उसको दिखाई पड़ता है। वो उसे खोद कर निकालता है और फिर वो देखता है कि उसके अंदर एक शिवलिंग है। रोहित को पता था अब शिवलिंग को कौन ना पहचाने, हर जगह इसकी पूजा होती है, जो भगवान शिव का साक्षात रूप होता है। कोई मूर्ख ही होगा जो शिवलिंग को ना पहचानता हो। जब रोहित ने उसको पहले देखा तो वो काला पत्थर का बना हुआ था, लेकिन रोहित उसको ले जाकर नलके के नीचे धोने लगा तो वो शिवलिंग काले से हटकर एक मार्बल जैसे रंग में बदल गया। मतलब जो मार्बल का पदार्थ होता है, काफी सुंदर, काफी सुनहरा। रोहित को भी ये चीज समझ नहीं आई कि पहले तो ये काले रंग का था, लेकिन अचानक से एकदम सफेद कैसे हो गया। लेकिन फिर वह शिवलिंग से ही कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है शिव जी, इसलिए आज से जो भी बात होगी मैं आपसे ही करूंगा, आपको ही अपना परम मित्र मानूंगा। लेकिन मैं अगर आपको अपने घर लेकर जाऊंगा तो मेरे माता पिता सोचेंगे कि कहीं मैंने आपको कहीं से उठा ना लिया हो, इसलिए वो मुझे बोलेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, अभी तो मैं आपको कहीं छुपा देता हूँ, लेकिन आज से 11 दिन बाद ही शिवरात्रि पड़ रही है, तो मैं उस दिन आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। मतलब रोहित अब बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था, और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर एक लाल पत्थर उठाकर, जो यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं उन पर लाइन खींचता हुआ चलता जा रहा था। और यहाँ से अब अपने घर जाने के बाद अपने माता पिता से रोहित कहता है कि अगर हमें कहीं पर भगवान की कोई मूर्ति मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उसे अपने घर ला सकते हैं? तो इस पर उसके पिता ने यह जवाब दिया कि नहीं, हमें वो मूर्ति अपने घर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि वे खंडित हो जाती हैं, और किसी और की छोड़ी हुई चीज हम अपने घर कैसे लेकर आ सकते हैं? रोहित कहता है लेकिन अगर वो मूर्ति खंडित ना हो तो क्या तब ला सकते हैं? तो इस पर रोहित की माँ कहती है कि बेटा तुम बाहर की मूर्तियों पर ध्यान मत दो, तुम्हारे घर में भी तो इतने सारे ईश्वर है, तुम उनकी पूजा कर लिया करो। रोहित इस पर कहता है कि लेकिन हमारे घर शिवलिंग नहीं है, तो मैं शिवलिंग ले आता हूँ। उसके माँ बाप कहते हैं
कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शिवलिंग चाहिए तो हम ले आएंगे। रोहित कहता है कि नहीं, 11 दिन बाद शिवरात्रि पड़ने वाली है, तो शिवलिंग तो मैं ही घर में लेकर आऊंगा। माता पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब यही बात खत्म नहीं होती, यहाँ से शिवजी के चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अब से रोहित को सपने में साक्षात महादेव का वो स्वरूप दिखाई देने लग जाता है जो बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को दिखाई पड़ता है। 2-3 दिन उसे जब सपने आते रहे, लेकिन अचानक से उसको महादेव का रुद्र रूप दिखाई दिया, तो वह उठकर डर गया और महादेव से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए यदि मुझसे कोई गलती हुई हो। और तभी उसको अचानक से एक आवाज आती है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। रोहित कहता है कि पापा आप अभी तक सोए नहीं। तो उसके पापा भी पलट कर कहते हैं क्या हुआ बेटा। तो रोहित उठकर उनके कमरे में चला जाता है और कहता है कि अभी आप ही तो कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि वैसे तो मैंने अभी तक ये नहीं बोला, लेकिन हाँ तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ और जा तू सो जा। अगले दिन रोहित मंदिर में जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकलता है तो उसको अपने कॉलेज वाले दोस्त मिल जाते हैं। जैसे कि जब रोहित कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, तो उसकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी थी। उसकी इंग्लिश स्पीकिंग, उसकी इंग्लिश ग्रामर सब विद्यार्थियों से काफी अच्छी थी। और ऐसे ही जब उसको उसके कॉलेज का दोस्त मिलता है तो उसको वो चिढ़ाते हुए बोलता है कि जब तुम कॉलेज में थे तब तो इंग्लिश में काफी ज्यादा बातें करते रहते थे। हमें तो लगता था कि सबसे पहले तुम्हारी ही नौकरी लगेगी, लेकिन ये क्या, तुम तो अभी तक बेरोजगार हो। और हम जो पढ़ाई में भी काफी अच्छे नहीं थे, हमारी देखो कितनी अच्छी नौकरी लग चुकी है। तुम तो अपने परिवार पर एक बोझ बनकर पड़े हुए हो। दूसरा दोस्त इस पर बोलता है कि रोहित क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ना तुमने अभी तक कोई नौकरी ढूंढी है, ना तुम्हारी अभी तक कोई नौकरी लगी है। वैसे पढ़ाई में इतना अच्छा होने का फायदा ही क्या हुआ तुम्हारा? इससे बड़े तो कहीं पास में कॉल सेंटर पर ही जॉब कर लो। रोहित चुप करके वहां से चला जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज जब वो सोता है तो उसके सपने में मतलब एक एड्रेस दिखाई पड़ता है, पूरा साफ साफ। अगले दिन वो उसी एड्रेस पर जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि भोले बाबा उसको जैसे तैसे कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। लेकिन जब वो जैसे ढूंढते ढूंढते उस एड्रेस पर पहुंचता है, वो एक किसी चीज की फैक्ट्री थी। वो अंदर जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको नौकरी के लिए वैसे तो कोई लड़का नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक वॉचमैन की जगह खाली पड़ी है, अगर तुम वो नौकरी करना चाहो तो ठीक है, लेकिन वो सैलरी बहुत कम दे रहे होते हैं। तो रोहित उनको मना कर कर चला जाता है एक चाय की स्टॉल पर। चाय के स्टॉल पर खड़े खड़े वो जब चाय पी रहा होता है तो चाय की टपरी के सामने एक कॉल सेंटर जैसा कुछ होता है, कंपनी जैसी होती है। वहां से कुछ लोग बाहर निकल रहे होते हैं, कुछ लोग वहां से निकलकर वहीं रोहित के पास आकर खड़े हो जाते हैं, चाय पीने लगते हैं। तो एक लड़की उनमें से रोहित से इंग्लिश में टाइम पूछती है, तो रोहित भी उसी एसेंट में उसे टाइम बता देता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि शायद आप भी हमारी कंपनी में जॉब करते होंगे। तो रोहित कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं करता बल्कि जॉब ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है तो फिर आप हमारी कंपनी में ट्राई क्यों नहीं करते? अभी तो लंच टाइम चल रहा है, तो जब मैनेजर आएंगी तब आप उनसे बात कर लेना। रोहित उसकी बात मान लेता है। अब लंच टाइम के बाद वो अपना इंटरव्यू देने जाता है। उसे बिठाया जाता है, लेकिन काफी इज्जत से बात नहीं की जाती, क्योंकि माथे पर टीका लगा रखा था, हाथों में कलावे बांध रखे थे, जो एक भक्त की निशानी होती है। लेकिन आज के दौर के बड़े लोग इसे कहाँ समझेंगे। 3 लोग इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। एक व्यक्ति उनमें से कहता है कि तू बैठ जा यहाँ पर। रोहित बैठ जाता है। रोहित को भी ये काफी अजीब लगता है कि मतलब इतनी अच्छी कंपनी के लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। वो मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि काफी अच्छी कंपनी होगी तो इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन ये लोग तो मुझसे हिंदी में ही बात कर रहे हैं। वो उससे कहता है कि तू कहाँ से आया है? लगता है सीधा मंदिर से उठकर आ गया, क्योंकि माथे पर टीका है, हाथों में तेरे कलावा है। अच्छा चल ये तो बता तेरा नाम क्या है? रोहित अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रोहित है। तो वो कहता है कि क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू लेने वाले उसको देखकर कहते हैं इंग्लिश में कर पाएगा तू बात? कहता है जी हाँ जरूर, जैसा आप बोलो। अब इंटरव्यू लेने वाले रोहित से इंग्लिश में जैसे ही बात करनी शुरू कर देते हैं तो रोहित की इंग्लिश को देखकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी इंग्लिश उनकी कंपनी में कोई बोलता ही नहीं, शायद वो खुद भी नहीं बोलते होंगे, क्योंकि रोहित की इंग्लिश ऐसी थी जैसे एक फॉरेन कंट्री वाला व्यक्ति बोल रहा हो। अब 10 मिनट रोहित से इंग्लिश में बात करके वो रोहित को फाइनल कर देते हैं कि आप कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो रोहित कहता है कि कल से ही क्यों, मैं आज से ही काम शुरू कर सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस को देखकर वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम यह चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम आज से ही काम शुरू कर सकते, लेकिन अभी 3 दिन तक तुम्हारी पहले ट्रेनिंग चलेगी।
पहले तुम्हें इस कंपनी के रूल समझाए जाएंगे, फिर तुमको काम समझाया जाएगा और फिर तीसरे दिन से तुम काम शुरू कर सकते हो। रोहित पूछता है कि लेकिन काम क्या है, मुझे कुछ काम के बारे में बताइए। तो वो उनमें से मैनेजर कहती है कि तुमको 50 कार्ड्स दिए जाएंगे, तुमको बस वो कॉल पर सेल करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, तो ऐसे ही इसमें कार्ड का सिस्टम था कि इतने कार्ड्स बेचने पर तुमको इतनी कमीशन मिलेगी। लेकिन अगर तुम कार्ड्स बेच नहीं पाते हो तो तुम्हारी कमीशन कट भी हो सकती है, तुम्हारे पैसे माइनस भी हो सकते हैं। रोहित मतलब इस काम में अग्री हो जाता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। अब उसको काम समझाया जाता है पहले तो। अब रोहित की नाइट शिफ्ट लगती है, साइकिल पर आया करता था, साइकिल को चाय की टपरी वाले के पास लगा दिया करता था और उसको कहता था कि इस बारे में किसी को भी मत बताना कि मैं साइकिल पर आता, क्योंकि चाय वाला उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था। अब नाइट शिफ्ट करके जब रोहित घर जाता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि तू कहीं गलत काम में तो नहीं पड़ गया, काम कैसा है। तो रोहित कहता है कि नहीं, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं किसी ऐसे गलत काम में नहीं पड़ा हूँ, मैं एक अच्छी ही जॉब करता हूँ। उसके माँ बाप उस पर विश्वास करते हैं। अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहां के जो और भी बाकी वर्कर्स होते हैं तो उन सबको रोहित पसंद नहीं आता, क्योंकि एक भगत इंसान था, उसका वो भगत भगत कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। पंडित पंडित कहते हैं, ए भगत इधर आ, ए पंडित इधर आ। रोहित को मतलब ये सब समझ नहीं आता कि वो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उसको ये समझ नहीं आता कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वो अपने भोले की मस्ती में मस्त रहता है, अपने काम पर लगा रहता है। अब जब वो काम कर रहा होता है तो बाकी के वर्कर्स उठकर कहीं जाने लगते हैं। तो रोहित एक जने से पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब लोग मतलब कहाँ जा रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये थोड़ा ब्रेक का टाइम है, तो अगर किसी को चाय पानी कुछ पीना हो, कोई खाना खुना खाना हो तो वे खा पी सकते हैं। रोहित कहता है कि मतलब ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, अपने वर्कर्स का इतना ख्याल रखती है। वो व्यक्ति कहता है लेकिन यहाँ पर नॉनवेज है, क्योंकि लिस्ट मिलती है तो हम सब ने आज के मेन्यू में नॉनवेज रखवाया है, तुम खाते हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। रोहित कहता है कि नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन हाँ अगर वहां पर चाय मिलती है तो मैं चाय पी सकता हूँ। वो व्यक्ति कहता है देख लो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमको चाय पीनी है तो मेरे साथ चल लो, लेकिन बाहर चाय की टपरी पर भी चाय मिल जाएगी, तुमने अगर वहां जाना है तुम वहां भी जा सकते हो, लेकिन वहां पर पैसे देने पड़ेंगे और यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। रोहित कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर मेरे पैसे बच रहे हैं और सबके साथ हंसना मिलना भी हो जाएगा। अब कंपनी की छत पर मतलब ये सब प्रोग्राम होता है। रोहित जैसे ही वहां पर जाता है तो सब वर्कर्स उसको देखकर हंसने लगते हैं कि देखो देखो भगत आ गया। चाय के लिए जब रोहित कप भर रहा होता है तो एक व्यक्ति उसके सामने आकर चिकन का पीस रख देता है एक प्लेट में कि तुम इसे खा लो। क्या प्लेट में रखा चिकन का पीस रोहित खाएगा या नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार करिए पार्ट 2 का। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।